वेलकम टू लीगल गाइड 360 योर कंप्लीट लीगल कंपास में आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 24 तक कंप्लीट कर लिया था और 24 से हमने कन्फेशन स्टार्ट करी थी, तो मैंने आपको बताई थी कि कन्फेशन कब एडमिशन होगी। बाकी उससे आगे की जो सेक्शंस हैं कन्फेशन से रिलेटेड 25, 26 एंड 27 आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 24 के अंदर ही मैंने जो आपको बताया था कि जो कन्फेशन है वो क्या होती है। मैंने आपको कन्फेशन की डेफिनेशन बताई थी, कन्फेशन होती क्या है, किस कंडीशन में, जो मैंने बताई थी 24 के अंदर कि कोई थ्रीट या किसी प्रॉमिस या किसी और बाध्यता में की वजह से, मतलब सिंपल सा कहा जाए अगर वो वॉलंटरली नहीं दी गई है तो वो कन्फेशन क्या होगी, सेक्शन 24 के अंदर एडमिसेबल नहीं होगी। ये सेक्शन 24 मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी थी। अगर और अच्छे से आप समझना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी हम इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ कंपेयर करके पढ़ाते आए हैं और आगे भी मैं इन सेक्शंस के अंदर भी आपको कंपेयर करके ही पढ़ाऊंगा कि आपके लिए क्या नया है, क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्लास अब मैंने जो मेंस के जो क्वेश्चन शुरू कर दिए हैं वो रेगुलर मैं आपको डेली कोशिश करूंगा कि एक मेंस आंसर राइटिंग करवाऊं डेली, ताकि आपको पता चले कि एक आंसर लिखना कैसे है। प्री की मैं प्रैक्टिस आपके क्वेश्चंस की करवा ही रहा हूं जो प्रीवियस ईयरली आए हुए हैं क्वेश्चंस। बस आपको शांति से मेरे वीडियो को सुनना है और समझना है। आज की सेक्शन जो है कहने को तो बहुत इजी भी है, बहुत हार्ड भी है। अगर आपको समझ में आ गई, हिट कर गई तो बहुत इजी है, अगर समझ नहीं आई तो बहुत टफ है, क्योंकि लैंग्वेज ऐसे ही लिखी हुई है वेयर एक्ट के अंदर, अपने स्टैट्यूट के अंदर लैंग्वेज इस तरह की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर बगैर किसी देरी के। तो सबसे पहले हम आज बात कर रहे हैं सेक्शन 25 की, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर सेक्शन 23 होगी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सेक्शन 25, 26 एंड 27 जो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर थी वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर सेक्शन 23 होंगी और उसमें सब क्लॉज करके बना दिया। सेक्शन जैसे 25 है तो उसको सब क्लॉज बंद कर दिया, सेक्शन 26 को सब क्लॉज 2 दे दिया, सेक्शन 27 को सब क्लॉज 3 दे दिया। कंटेंट सेम है, बस जो 3 सेक्शंस बनी हुई थी क्योंकि तीनों एक ही स्टोरी से रिलेट करती हैं, मिलती जुलती हैं, एक ही की कड़ी है, मतलब एक से आगे के जोड़ती हुई चली जाती है, एक ही स्टोरी को, एक ही केस लॉ को जोड़ती चली जाती हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से भारतीय जो साक्ष्य अधिनियम के अंदर उन्होंने एक ही सेक्शन बना के उसके सब क्लॉज 3 बना दिए, तो उससे कोई बहुत ज्यादा इश्यू होने वाला नहीं। अभी हम 3 सेक्शन पढ़ते थे, अब उसकी जगह फिर एक पढ़ेंगे, मतलब उसका वही निकलना है। तो 25 सिंपल सी बात करती है हमसे कि कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है पुलिस ऑफिसर। अब पुलिस ऑफिसर को सबसे पहले समझ लेते हैं। तो पुलिस ऑफिसर क्या मतलब, सिंपल सा ऐसा नहीं है कि एसएचओ लेवल या सब इंस्पेक्टर लेवल या एसीपी या डीसीपी लेवल पे वो ऑफिसर होंगे। कांस्टेबल से लेके जो भी पुलिस ऑफिसर जो भी है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, वो सभी पुलिस ऑफिसर होंगे। तो ये बात कर रहा है कन्फेशन किसके अगेंस्ट, उन सभी पुलिस ऑफिसर के अंदर, चाहे वो कांस्टेबल के सामने की गई हो। तो आपको पुलिस ऑफिसर क्या है, कांस्टेबल भी समझना है। अब इस सेक्शन के साथ आप विदाउट अरेस्ट लिख लो, विदाउट अरेस्ट और कस्टडी। इस सेक्शन के अंदर वर्ड यूज नहीं है कि कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड, मतलब जो पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन होगी वो प्रूव नहीं की जा सकेगी, पर कस्टडी में कन्फेशन की जाएगी या बगैर कस्टडी की जाएगी ये नहीं बताया। तो 25 हमारी जो बात करती है वो करती है बगैर कस्टडी के, बगैर अरेस्ट के। पुलिस वाले की आपने कोई स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड करवा रहा है आपसे, पुलिस तो पुलिस से करवा रही है, बगैर अरेस्ट ही करवा रही है, तो वो जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी वो एडमिशंस प्रूव नहीं की जा सकेगी। अब
प्रूफ के लिए अगर आपको हो कि प्रूफ क्या होता है, तो प्रूफ के लिए हमने आपको पहले ही बताई थी, इसीलिए डेफिनेशंस मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई थी कि प्रूफ क्या होता है। तो एक फैक्ट प्रूफ तब माना जाता है जब कोर्ट को मैटर को कंसीडर करने के बाद कोर्ट को ऐसा महसूस होता है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, मतलब अस्तित्व रखता है, या उसको ऐसा महसूस होता है कि मेरी जगह अगर कोई और व्यक्ति होता, प्रेडुलेंट मैन, कोई ऐसा कोई विवेकशील व्यक्ति होता, वो भी इस फैक्ट को कंसीडर करने के बाद इस मैटर को वो भी यही समझता कि ये फैक्ट है, वो ट्रू है, प्रूव है। तो एक फैक्ट प्रूव कब जाएगा, तो ये कहा जाएगा। तो ये मैंने बता दिया प्रूव को, तो वो प्रूव नहीं की जाएंगी। कन्फेशन जो दी गई होंगी पुलिस ऑफिसर के सामने विदाउट अरेस्ट, ये वर्ड यूज करना 25 विदाउट अरेस्ट के लिए होती है यूज, अरेस्ट वर्ड यूज नहीं किया गया इसमें। तो 25 हमें सिंपल सा यही कहती है कि ऐसी कन्फेशंस जो पुलिस ऑफिसर्स के सामने बनाई गई हैं उनको प्रूव नहीं किया जा सकेगा। अब ये विदाउट अरेस्ट और विदाउट कस्टडी अंडरस्टूड है, क्योंकि आगे आने वाली सेक्शन है वो कस्टडी की बात करती है। तो इसका मतलब है 25 में बगैर कस्टडी की बात हो रही है। लॉ मेकर्स यही कहना चाह रहे, तो क्वेश्चन फ्री का यहां से भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ कस्टडी वर्ड यूज ही नहीं हुआ है। तो ये बात अगर आए निकल के कि कस्टडी में कोई व्यक्ति होगा तब कन्फेक्शन पुलिस के सामने की जाए, वही इरेलीवेंट होगी। ऐसा भी नहीं है, कस्टडी में ना हो तब भी पुलिस ऑफिसर के सामने अगर कोई स्टेटमेंट दी गई है, कोई कन्फेशन बनाई गई है, तो वो एज अ कन्फेशन एडमिसेबल नहीं होगी। आगे आने वाली सेक्शंस में बताऊंगा कि जैसे 27 है उसके अंदर बताया है कि कब जो कन्फेशन पुलिस वालों के सामने कस्टडी में की गई है वो कब कुछ उसकी बात है रेलिवेंट हो जाएंगी, पूरी तब भी रेलिवेंट नहीं होगी, कब कुछ बात है उसकी रेलिवेंट हो जाएंगी, वो अभी मैं सेक्शन आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। पर 25 तो आप बिल्कुल ताला लगा लो कि इसमें जो कन्फेशन होंगी ना ये प्रूव नहीं की जाएंगी, नहीं की जा सकेंगी। अब मैं यही कह रहा हूं, आपको ध्यान से समझना। यही जनरली लोगों को क्या लगता है कि कन्फेशन मतलब है वो एडमिसेबल नहीं। जैसे अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी जॉली LLB2, उसमें वो माथुर साहब होते हैं, वो कहते हैं कि कांधे पे 2 स्टार लगा के उत्तर प्रदेश के, तुमको ये पता नहीं है कि पुलिस के सामने दिए गए बयान एडमिसेबल नहीं है ना। तो इस सेक्शन में हम ये भी बताएंगे कि पुलिस की कस्टडी में दिए गए कौन से बयान एडमिसेबल हो जाएंगे। ये तो उन्होंने नहीं बताया था, तो आपको तो जनरली कोर्ट को ये लगता है कि कन्फेशन तो एडमिसेबल ही नहीं होती, पर कन्फेशन भी एडमिसेबल होती है, पर किस कंडीशंस में होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल बता दो, जैसे मजिस्ट्रेट्स की प्रेजेंस में दी गई हो, अगर मजिस्ट्रेट्स की इमीडिएट प्रेजेंस में दी गई हो वो एडमिसेबल है कन्फेशन। तो ये आगे वाली सेक्शंस जो है मैं आपको उनको पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें बताऊंगा। पर 25 के अंदर कोई कन्फेशन दी गई है विदाउट अरेस्ट, विदाउट कस्टडी, तो ऐसी कन्फेशन क्या होगी, प्रूव नहीं की जा सकेगी। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चंस बहुत आते हैं सेक्शन 25 से, तो बहुत केयरफुल होके आपको समझना है। एक बार समझ नहीं आती है आप दोबारा मेरा वीडियो देखो, 3 बार वीडियो देखो और बियर एक लेके बैठा करो। मैंने आपको बोला हिंदी भाषियों के लिए भी बोला है, अंग्रेजी भाषियों के लिए बोला। कन्फेशन संस्कृत होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और बाकी स्कोप क्या है इसका, अगर बात करी जाए कि जो कन्फेशन है इसका स्कोप का है, तो it is settled principle of law that statement made by an accused before police official which amount to confession is barred under section 25। तो पुलिस ऑफिसर के सामने बड़ा सेटल लॉ है। और कौन सा सेटल लॉ है? पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश AIR 2015 SC, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2015 की जजमेंट है। इसमें ये कहा गया कि इट इज अ सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट द स्टेटमेंट मेड बाई एन एक्यूज बिफोर पुलिस ऑफिशियल, है ना, कस्टडी वर्ड यूज नहीं कर रहा है, बिफोर पुलिस के सामने बनाई जाती है, विच अमाउंट टू कन्फेशन, जो कि कन्फेशन की इक्विवेलेंट होगी, इज बार्ड अंडर सेक्शन, जो कि बार होगी, यूज नहीं की जा सकेगी सेक्शन 25 के अंतर्गत। तो ये पॉइंटर आपको एक याद रखना है। दूसरा पॉइंटर क्या है?
द ऑब्जेक्ट क्या है इसका? द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 25 टू इज इंश्योर टू दैट द पर्सन एक्यूज ऑफेंस वुड नॉट बी इंड्यूस्ड बाय थ्रीट। तो मैं इसका सिंपल सा समझाता हूँ, और फोर्स टू मेक अ कन्फेशन स्टेटमेंट एंड द ऑफिसर आल्सो वुड मेक अ एफर्ट टू कलेक्ट द एविडेंस ऑफ द कमीशन ऑफ द क्राइम। तो ये बात कही गई है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अनिरुद्ध सिंह, AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि 25 का कन्फेशन जो वाली बात है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों प्रूव नहीं की जा सकेंगी? तो बड़ा सिंपल सा इसके पीछे लॉजिक है कि जो पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा वो क्या चाहेगा कि क्राइम को स्थापित करे किसी ना किसी तरीके से। बहुत सारी चीजें हैं, किसी से पैसे लेके तुम्हारा नाम फंसा दे, अब किसी से पैसे लेके तुम्हें डरा दे, पिस्टल लगा दे आपकी कनपट्टी पे और कहे कि ये कन्फेस करके तूने ये मर्डर किया, ये कन्फेस करके तूने ये चोरी करी, ये कन्फेस करके तूने इस लड़की का रेप करके मार दिया है। तो बहुत इजी हो जाएगा अगर कन्फेशन एडमिसिबल हो जाए उसकी पुलिस के सामने, तो बहुत इजी हो जाएगा किसी दूसरे को फंसाना या सम चांसेस ना, पॉसिबिलिटीज। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? एक्यूज जो है उसको बचाना। मेन उद्देश्य जो है कि ताकि जो एक्चुअल में जो पर्सन है उसी को सजा मिले, उसको ना मिले कि ये तो इसका ऑब्जेक्ट है इसलिए एडमिसिबल नहीं होती है ना, इसको प्रूव नहीं किया जा सकेगा। बाकी एक पॉइंटर ये है कि कस्टम ऑफिसर्स जो होते हैं वो पुलिस ऑफिसर की उसमें डेफिनेशन में नहीं आते हैं। अगर भाई साहब प्री में आपके कोई एक क्वेश्चन, अगर आपके प्री में ऐसा कोई सवाल आ जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि कस्टम ऑफिसर्स के सामने कोई कन्फेशन किया गया कि क्या वो रेलिवेंट होगा, तो बिल्कुल रेलिवेंट होगा, क्योंकि कस्टम ऑफिसर्स क्या होते हैं, पुलिस ऑफिशियल नहीं होते। और यहाँ वर्ड यूज हुआ है पुलिस ऑफिसर, तो पुलिस ऑफिसर के सामने कोई कन्फेशन की गई है उनके सामने, तो वो प्रूव नहीं की जा सकेगी, वो एडमिसिबल नहीं होगी कोर्ट के अंदर। पर कस्टम ऑफिसर्स के सामने अगर कोई एडमिसिबल होते वो रेलिवेंट हो जाए, क्योंकि कस्टम ऑफिसर को क्या पुलिस ऑफिसर नहीं माना है। कौन सी जजमेंट में बताती है हमें, कौन सी जजमेंट? वो बताती है सुरजीत सिंह छाबरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1997। तो ये पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है आपके लिए, बहुत पॉइंटर है। देखा, ये चीजें तो पता ही नहीं होती, हम जनरली कह देते कि मतलब सिंपल सा चाहे सीबीआई के सामने हो, किसी के सामने हो, जो जहाँ पे कहीं ऐसा हो कि उससे बाध्य करके दिलवाई कन्फेशन ली जा रही है, वो एडमिसिबल नहीं होगी। तो कस्टम के लिए ऐसा कोई रूल लागू नहीं होता है। वही चीज आगे मैं और बताऊं, जैसे कन्फेशन अंडर कंपल्सन इज नो एविडेंस इन द आई ऑफ द लॉ। द तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, AIR 2022, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 की जजमेंट है, ये प्री के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इसमें यह बताया कि जो कन्फेशन है अगर किसी बाध्यता के मतलब कंपल्सन, किसी बाध्यता को बाध्य करके अगर ली गई है तो वो एविडेंस नहीं है कानून की नजर में, वो कोई एविडेंस नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु क्या कहता है कि किसी कंपल्सन, कोई बाध्यता, किसी को बाध्य करके मतलब किसी तरीके से कंपल्स करके किसी को अगर कोई आपने स्टेटमेंट कन्फेस करा लिया है तो उसकी कोई रेलिवेंसी नहीं है ना, वो कानून की नजरों में कोई एविडेंस मायने नहीं रखता वो। तो 25 से रिलेटेड ये थे 4 पॉइंटर्स जो आपको याद रखने हैं। 24 मैंने आपको समझाया था कि सिंगल लाइन में समझ लो, पुलिस ऑफिसर के सामने अगर कोई स्टेटमेंट बनाई जाती है तो उसे प्रूव नहीं किया जा सकेगा। 25 इतनी बात करती है, बस ये बात नहीं कर रही है कस्टडी की, विदाउट कस्टडी की बात कर रही है, विदाउट अरेस्ट की बात कर रही है। ठीक, एक आपके ऊपर मैं एक स्थिति बता देता हूँ, स्थिति कैसी हो सकती है। आपके ऊपर कोई एलिगेशन आए, पुलिस ने आपको बुलाया, आप गए पुलिस स्टेशन, उसने कहा आप लिख के दो क्या क्या सिचुएशन थी, क्या नहीं थी, आप लिखने लगे तो एक्चुअल में लिखिएगा आपने, नहीं ऐसे ऐसे हुआ था, मेरी ये लड़ाई हुई थी, ऐसे ऐसे हुई थी। अरेस्ट नहीं करा भी उसने, आपको कुछ भी नहीं कराया, पर क्या है ये कन्फेशन है ना, उसने रिस्टेन करा आपको, ना कस्टडी में लिया। तो ऐसी कन्फेशन कोई है अगर, क्योंकि इस टाइम पे भी आपको डरा दिया जा सकता है, हो सकता है अरेस्ट ना कराओ, उससे पहले ही आपको तमंचा रख के या किसी और घर वालों का डर दिखा के या किसी और वजह से आप करके वो कन्फेस ले लें, आपसे कन्फेस करा ले, ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती है। तो वो प्रूव नहीं की जा सकेगी। वो प्रूव नहीं की जा सकी, मैंने क्या बताइए, वो आपको बता दिए मैंने कि प्रूव क्या होता है, कि कब कहा जाता है कि ये प्रूव्ड है, वो मैंने आपको बता दिया है। ये एक फैक्ट कब माना जाएगा कि वो प्रूव्ड हो गया, जब कोर्ट को ऐसा बिलीव हो जाए कि ये एग्जिस्टेंस, इसकी कोई ये एग्जिस्ट करता है, या इसकी एग्जिस्टेंस, इसका कोई ऐसा एग्जिस्टेंस, इसकी कोई ऐसा अस्तित्व है
कि मेरी जगह अगर कोई प्रूडेंट मैन मतलब कोई भी एक विवेकशील समझदार व्यक्ति होता तो वो भी यही समझता कि ये फैक्ट प्रूव है, वो प्रूव होता है। तो मैं ये कई बार बता चुका हूं आपको डेफिनेशंस, बार बार भी रिपीट कर देता हूं हर एक चीज ताकि आपको रिकॉल होती रहे। नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं, दैट इज सेक्शन 26, जो मैंने बता दिया था आपको कि 23 रहेगी, सब क्लॉज 2 में इसको डिफाइन कर दिया हुआ, क्योंकि मैंने बताया था भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर 25, 26, 27 जो एक ही स्टोरी का पार्ट है उनको क्या करा है, सब क्लॉज में डिफाइन कर दिया। अब ये जो 26 सेक्शंस है ना वो 25 के आगे की स्टोरी बताती है। क्या, कन्फेशन बाय एक्यूज वाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव अगेंस्ट हिम। ये बात हमें बताती है कि जब कस्टडी में आ गया कोई एक्यूज, उस टाइम अगर कोई उससे आप कन्फेशन कराते हो तो वो क्या होगी, नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, उसके अगेंस्ट प्रूव नहीं की जा सकती। उसमें क्या थी, कस्टडी बर्ड नहीं था, यहां देखो पर्टिकुलर कस्टडी बर्ड आ गया। कोई ऐसी कन्फेशन जो पुलिस ऑफिसर के सामने ली गई है पुलिस की कस्टडी में, नॉट हो केवल पुलिस ऑफिसर बल्कि कोई और भी हो उसकी कस्टडी में भी, उसकी सामने, वहां पे पुलिस ऑफिसर वर्ड लिख दिया था 25 के अंदर, बट 26 के अंदर पुलिस ऑफिसर वर्ड नहीं लिख रहे हैं। कस्टडी ऑफ पुलिस मतलब पुलिस की कस्टडी हो, वहां जुडिशियल कस्टडी नहीं, कस्टडी ऑफ पुलिस की हो। अब उस टाइम पे किसी के सामने भी ये आपसे कन्फेशन कराए जाए, उसकी कोई रेलिवेंसी नहीं है, उसको एडमिशन के तौर पे कोर्ट में नहीं देखा जाएगा और ना ही उस चीज को प्रूव किया जा सकेगा। सिचुएशंस क्या होगी, कस्टडी ऑफ पुलिस में आप हो तो ये तो कस्टडी ऑफ पुलिस में ये तो पुलिस वाले अपने सामने कन्फेशन कराएंगे या किसी और थर्ड पर्सन को बुला ले, मान लो कोई गांव का प्रधान बुला ले, उसके सामने आपकी कन्फेशन करें, एक आध बयान बनाए, कोई आसपास के वो बुला लें, कोई जो समाज के बहुत अच्छे आदमी उनके सामने करे। तो 26 क्या करती है, उन सब लोगों को भी अपने में समाहित कर लेती है। 26 ये कहती है कि कस्टडी में अगर वो पुलिस की है और उस टाइम पे अगर उससे कोई कन्फेशन कराई जाती है तो वो उसके अगेंस्ट प्रूव नहीं की जा सकती। बट इसका एक्सेप्शंस क्या है, unless it be made in the immediate presence of a magistrate shall be proved as against such person। ये निकला आपका प्री का क्वेश्चन, यहां से इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट। अब जनरली जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके तो पता आता है कि कई बार कोर्ट में ऐसे बोल देते हैं कि जज साहब गए हैं तिहाड़ या जज साहब गए हैं सेंट्रल जेल, किस लिए गए हैं, वो कन्फेशन कराने गए हैं एक्यूज की। तो ये वही वाली कन्फेशन की बात हो रही है और यहाँ मजिस्ट्रेट वर्ड यूज है, और यहाँ पे मजिस्ट्रेट का मतलब सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है, या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, कोई भी मजिस्ट्रेट हो सकता है, एक्सेप्ट जो मजिस्ट्रेट है वो मैं आपको बता दूंगा कौन से हैं। वो सिर्फ मजिस्ट्रेट वो है जो एज अ विलेज के कोई फंक्शनिंग में एज अ मजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं वो नहीं होंगे, और फोर्ट ऑफ जॉर्ज करके जो है उस टाइम प्रेसिडेंट जो होते थे उसके लिए जो मजिस्ट्रेट काम करते वो नहीं हो सकते अंटिल ऐसे जो हेडमैन है इनको जब तक सीआरपीसी के थ्रू एज अ मजिस्ट्रेट पावर एक्सरसाइज करने की पावर ना मिल गई हो। तो ये दो लोग केवल नहीं होंगे, बाकी मजिस्ट्रेट जो है वो सारे इंक्लूड होते हैं। ये भी आपका प्री का क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं कह रहा था जनरली पुलिस की कस्टडी में अगर उसकी कन्फेशन किसी के सामने भी ली जाती, डजंट मैटर कि वो पुलिस ऑफिसर के सामने ली जा रही है या किसी डॉक्टर की प्रेजेंस में ली जा रही है, वो कस्टडी में है पर किसी डॉक्टर के सामने ली जाती है या किसी और के सामने ली जा रही है, वो सारी कन्फेशन क्या होंगी, प्रूव नहीं की जा सकेंगी उसके अगेंस्ट। बट एक कंडीशन है, अगर साक्षात उपस्थिति में मजिस्ट्रेट की वहां साक्षात उपस्थिति हो, इमीडिएट प्रेजेंस, ऐसी स्थिति में अगर कोई कन्फेशन करी गई है तो वो उसके अगेंस्ट प्रूव की जा सकती है। अब जो ये इमीडिएट प्रेजेंस है इसका मतलब बता देते हैं। जैसे सपोज करो, ये मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, ये जैसे सपोज करो ये रूम है, देखो ठीक है। अब यहां पे जज साहब अपनी साक्षात प्रेजेंस क्या इसकी कन्फेशन करा रहे हो, अब जज साहब का पूरा अटेंशन जो है वो इसी की तरफ है, वो अपनी प्रेजेंस में सारा काम करा रहे हैं, इसकी कन्फेशन करा, तो ये कन्फेशन जो होगी वो रेलिवेंट हो जाएगी। और वहीं अगर मैं एग्जांपल बताऊं कि जज साहब इस वाले रूम में बैठे हैं, सपोज करो ये ओपन है, इसमें कांच लगा हुआ, जज साहब इधर बैठे हैं और इधर ये पुलिस वाले इसकी कन्फेशन करा रहे हैं, ठीक। तो
अगर ऐसी कन्फेशन है तो मैं तो बिल्कुल कहूंगा कि वो भी कन्फेशन जब जज साहब की जो वर्ड हुआ है इमीडिएट प्रेजेंट, मतलब साक्षात वो वहीं पे प्रेजेंट होनी चाहिए, सामने बिल्कुल उनकी अटेंशन उसी पे होनी चाहिए, तब उनकी प्रेजेंट। जज साहब नहीं ले रहे हैं ये कन्फेशन, जज साहब नहीं करा, उनकी प्रेजेंस में होने की बात हो रही है। कन्फेशन पुलिस वाले ही करा रहे हैं पर उनकी प्रेजेंस में हो रही है। वो वर्ड यूज है इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट सेल बी प्रूव, ठीक है। तो उनकी प्रेजेंस में अगर ऐसी कोई कन्फेशन हो रही है तो वो प्रूव की जा सकेगी अक्यूज के अगेंस्ट, ठीक। एक्सप्लेनेशंस मैंने आपको इसका पहले ही बता दिया है। इन दिस सेक्शंस मजिस्ट्रेट डज नॉट इंक्लूड, वो मजिस्ट्रेट इंक्लूड नहीं होंगे इसमें। दी हेड ऑफ अ विलेज, जो हेड ऑफ अ विलेज होंगे, डिस्चार्जिंग मजिस्ट्रियल फंक्शन इन दी प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट ऑफ जॉर्ज और एल्सवेयर, वो इस कैपेसिटी से, फोर्ट ऑफ जॉर्ज की कैपेसिटी से एज अ मजिस्ट्रेट काम कर रही है। हेड ऑफ अ विलेज, उनको पावर दी हुई है मजिस्ट्रेट के तौर पे काम करने की। अगर ऐसे व्यक्ति मजिस्ट्रेट है तो उनकी प्रेजेंस में अगर इमीडिएट प्रेजेंस में कोई कन्फेशन होती है तो उसको भी प्रूव नहीं किया जा सकता। अनलेस सच हेडमैन इज मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, पर ऐसा हेडमैन जो है जो एज अ मजिस्ट्रेट सीआरपीसी के पावर लेके काम कर रहा है कोई ऐसा व्यक्ति, तो उसकी प्रेजेंस में भी अगर कोई ऐसी कन्फेशन की गई है इमीडिएट प्रेजेंस में तो भी वो उस एक्यूज के अगेंस्ट प्रूव की जा सकेंगी। इंपॉर्टेंट प्री का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, एक तो यहां से आएगा मजिस्ट्रेट वाला, यहीं से घुमाते हैं प्री का क्वेश्चंस। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैंने नोट करके डाला, या कोरोनर हैज बीन डिक्लेयर टू बी अ मजिस्ट्रेट फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन। तो कोरोनर जो होगा वो भी क्या होगा, मजिस्ट्रेट की कैटेगरी में आएगा। अगर उसकी प्रेजेंस में भी कोई कन्फेशन करता है एक्यूज तो उसको भी उसके अगेंस्ट प्रूव किया जा सकेगा, उस सच एक्यूज के अगेंस्ट प्रूव किया जा सकेगा। तो कोरोनर पहले मैं बता दूं तो एक्चुअल में इसको बोलते हैं मृत्यु समीक्षक अधिकारी। और ये होता है क्या, गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, कई बार ये जुडिशियल ऑफिसर भी होता है। इसकी ड्यूटी क्या होती है कि इसकी जुडिक्शंस के अंदर मान के चलो किसी की संदिग्ध मौत हो गई है तो उसके घर वालों को ढूंढवाना और उस डेड बॉडी को हैंड ओवर करवाना, ये कोरोनल की ड्यूटी होती है। इमीडिएट ये क्या करवा सकता है, इन्वेस्टिगेशन के और कोई तहकीकात करानी है या कोई जांच करवाने के ऑर्डर दे सकता है किसी मर्डर के या किसी और चीज को लेके, तो कोरोनल होता है वो। एक ये एक्चुअल में सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकारी होता है या जुडिशियल अधिकारी होता है, आप ऐसे समझ लो। एक्चुअल में इसको हिंदी में बोलते हैं मृत्यु समीक्षक। ये अपनी क्षेत्र अधिकार के अंदर जितनी भी ऐसी लावारिस जो बॉडी मिलती है उन सब की ये क्या करवाता है, पहचान करवाता है और उनको एक्चुअल में काम इसका यही है। तो कोरोनर, यहां से क्वेश्चन बनेगा कि कोरोनर इज अ मजिस्ट्रेट। अगर सपोज ऐसे ही बनाने थे, कोरोनर के सामने एक एक्यूज ने कन्फेशन करा, क्या एक्यूज ने जो कन्फेशन करा वो कोर्ट में उसके अगेंस्ट यूज की जा सकती है, इट्स अ ट्रू और फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, आपकी ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। तो कोरोनर का मतलब आपको याद रखना है, कोरोनर होता क्या है, मैंने वो आपको समझा दिया है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट या तो कोई भारत सरकार का अधिकारी हो गया, जुडिशियल अधिकारी भी हो सकता है, जिसका काम क्या होता है, जो उसके क्षेत्र अधिकार में जो संदिग्ध बॉडी मिलेगी जिनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि इनके किसके घर से है, ये कौन है, ये ऐसी बॉडियों के लिए तहकीकात और इन्वेस्टिगेशन ये करवाने का काम करता है ये अधिकारी। तो इसको भी मजिस्ट्रेट की कैटेगरी में रखा है इस सेक्शन के लिए, केवल पर्पज ऑफ दिस सेक्शन बढ़ी हुई है। तो इस सेक्शन के लिए अगर इसके सामने भी होता तो ये भी क्या कहलाएगा, मजिस्ट्रेट कहलाएगा। और इसके सामने भी की गई कन्फेशंस क्या होंगी, प्रूव की जा सकेंगी एक्यूज के अगेंस्ट। तो सेक्शन 26 हमें इतना ही बताता है और ये मैंने फोटो लगा दी है कि कन्फेशन कैसे होती है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेक्शन है 27। अब ये उससे आगे की स्टोरी पहले बता दी कि जो पुलिस के सामने जो दी गई होंगी पुलिस ऑफिसर के सामने वो तो प्रूव की ही नहीं जा सकेंगी, ठीक है, वो कस्टडी में तो थे नहीं, बगैर कस्टडी वाली बात है। दूसरी सेक्शन जो 26 थी वो बताई कि पुलिस कस्टडी में ना सिर्फ पुलिस ऑफिसर के सामने बल्कि किसी और के सामने भी दी जाएंगी, वो कन्फेशन क्या होंगी उसके अगेंस्ट प्रूव नहीं की जा सकेगी, सिवाय जब कि वो इमीडिएट प्रेजेंस अगर कोई मजिस्ट्रेट की है उसकी प्रेजेंस में अगर दी गई हो तो वो उसके अगेंस्ट प्रूव की
की जा सकेंगी, और कोरोनल जो है वो भी मजिस्ट्रेट की श्रेणी में आता है। जो दो श्रेणी थी जो नहीं आते थे मजिस्ट्रेट की श्रेणी में, वो मैंने आपको बता दिया था। अब सेक्शन 27 उससे आगे की स्टोरी बताएगा आपको। तो सेक्शन 27 बहुत ही समझने लायक सेक्शन है, यहीं पे आपका दिमाग घूमेगा। अब इतनी सारी पिक्चर्स देख के, कोड देख के यहीं पे आपका दिमाग घूमेगा कि सेक्शन 27 जो कहता है ना, ये मैंने लगाई है, ये सपोज ये किसी एक्यूज की कन्फेशन ही है, ये मैंने लगाई हुई है ताकि समझाने के लिए कन्फेशन कैसे होती है। तो ये जो सेक्शन जो कहती है 27, इसकी मेन हेडिंग के हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एक्यूज मे बी प्रूव। तो वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे मे बी प्रूव, सेल यूज नहीं, मतलब की जा सकेगी। तो ये सिंपल सा मतलब है कि जो एक्यूज से इंफॉर्मेशन रिसीव हुई, जो उसने कन्फेशन करी है, उसमें से जो इंफॉर्मेशन से कितनी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रूव की जा सकेगी, ये वाली बात हो सकती है। एक्यूज से जो कन्फेशन के दौरान उससे जो इंफॉर्मेशन रिसीव हुई, उस रिसीव हुई इंफॉर्मेशन में कितनी इंफॉर्मेशन प्रूव की जा सकेगी, ये 27 बताती है। और ये भी इसकी हेडिंग में नहीं लिखा है, पर आप अपनी हेडिंग के आगे इसको लिख लो, इन कस्टडी। मैंने ये देखो अंदर इसकी हेडिंग में लिखा इन दी कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। तो पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में, अब समझो ये जो बात करते हैं, पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में अगर कोई स्टेटमेंट दी गई है, कन्फेशन बनाई गई है, तो उसकी कितनी बात 25 अगर भाई साहब कस्टडी में नहीं और वो दी गई है, तो वो उसमें से कुछ बात करी नहीं जा सकती प्रूव, वो तो छोड़ ही दो। पर अगर कस्टडी में दी गई है तो कितनी बात उसके अगेंस्ट प्रूव की जा सकेगी, कौन सी बात प्रूव की जा सकेगी, सिर्फ ये बताता प्रोवाइड दैट, परंतु कि when any fact is deposed to as discovered in consequence of information received from a person accused of any offense in the custody of a police officer, so much of information, whether it amounts to a confession or not, as relates distinctly, ये वर्ड जो है इंपॉर्टेंट, distinctly to the fact thereby discovered, may be proved। इसका मतलब सिंपल सा है, इस डेफिनेशन का मतलब सिंपल सा है कि अगर जब उसने कन्फेशन करी है, अब उस टाइम पे उसने जो पूरी इंफॉर्मेशन दी है, अगर वो कोई ऐसा फैक्ट बोलता है, ऐसा फैक्ट डिपोज करता है जिससे ऐसा डिस्कवर होता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो उसने जो ये की है, उससे जो उसने जो की है उससे रिलेटेड कोई चीज निकल के आ जाती है, डिस्टिंक्टिव फैक्ट देयरबाय डिस्कवर्ड, उसने जो फैक्ट बोला है वो फैक्ट निकल के आ जाता है सामने। अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे ये एक ए व्यक्ति की कन्फेशन है, सपोज करो ये जो मैंने बनाया, ये सपोज करो ए व्यक्ति है, इसकी कन्फेशन ली गई है पुलिस कस्टडी में, क्योंकि ये वर्ड यूज हुआ है पुलिस कस्टडी, तो आपको ऐसे ही समझना है। तो पुलिस कस्टडी में इसकी कन्फेशन ली गई। अब इसने बताया पूरा कि मैं ये हूं, ऐसे ऐसे करके एक लड़की से मैं प्यार करता था, अगर कुछ दिन चला, फिर उसने क्या करा, मुझे धोखा दे दिया, और मैं इसी चक्कर में इस फिराक में था कि कब उसको अकेला पाके मैं उसका खून कर दूं। उसने स्टेटमेंट बनाई और फिर उसने आगे फर्दर स्टेटमेंट अपनी ये कन्फेशन करी पुलिस वाले की कस्टडी के दौरान, अपनी ये कन्फेशन करी कि फिर क्या हुआ, मैंने एक दिन उसको होटल में बुलाया, ठीक है, और मौका पाके मैंने उसको क्या करा, चाकू से काट के बुरी तरह से मार दिया, और फिर उसको बॉडी को बाहर ले जाने के लिए मैं उसका सर काट के ले गया, और सर काट के मैंने ये पर्टिकुलर किसी नदी में इस जगह पे या इसी जंगल में इस जगह पे पर्टिकुलर जगह पे फेंक दिया, और जो जिस चाकू से मैंने काटा था चाकू को इस जमीन पे मैंने जाके गाड़ दिया। तो उसने ऐसी कन्फेशन दी, ठीक। अब उसने जो कन्फेशन दी कस्टडी में दौरान, अब क्या करते हैं पुलिस वाले, उसको लेके जाते हैं कन्फेशन के बाद, और वो बताता है कि मैंने चाकू इस जगह पे गाड़ा था, और चाकू अगर उस जगह पे मिल जाता है, वेपन जो उसने फैक्ट दिया था, डिपोज किया था, जो फैक्ट्स, अगर वो चीज वहां पे डिस्कवर्ड हो जाती डिस्टिंक्टली उस फैक्ट से रिलेटेड, ठीक है, वही स्पष्टता जो उसने बात बोली थी कि मतलब सपोज अगर उसने ये बोला था कि ये इस रोड पे इस पॉइंट के नीचे मैंने ये वेपन रखा है, इस
पेड़ के नीचे, मैंने इसके नीचे वेपन्स गाड़ा था, अगर उसी जगह पे स्पष्टता पूरी तरह से वो फैक्ट अगर मिल जाता कि वो वेपन्स वहीं मिला है, तो ये जो उसने कन्फेशन करी थी ना, ये कन्फेशन उसके अगेंस्ट प्रूव की जा सकेगी। पर मे बी प्रूव है तो ये टोटल डिस्क्रिप्शन ऑफ क्या हो गया, कोर्ट। मे बी प्रूव, यहाँ पे बट सेल भी प्रूव अगर होता तो जज साहब के भी हाथ कट जाते, यहाँ पे मानना ही पड़ता उनको। पर मे बी प्रूव, अब ये डिस्कशन है जज साहब की, इस फैक्ट को वो माने उसके अगेंस्ट कन्फेशन या ना माने, पर उसके अगेंस्ट प्रूव की जा सकेंगी। समझ रहे हैं आप? तो अब यहीं पे जो शुरू में मैं आपको एक बात बताने वाला था, जो 25 कहती है कि कन्फेशन जो एक्यूज से बनाई जाएंगी पुलिस के सामने, पुलिस ऑफिसर के सामने, वो क्या होंगी, उसके अगेंस्ट प्रूव नहीं की जा सकेंगी। तो फिर क्वेश्चन मन में ये आना चाहिए, जब प्रूव ही नहीं होनी है वो कन्फेशंस, तो उनको रिकॉर्ड ही क्यों करते हैं, क्यों कोर्ट में भेजते हैं उसकी कन्फेशन रिकॉर्ड करके, क्या क्या रेलेवेंसी है? तो पहली बात, एक तो अगर मजिस्ट्रेट्स की प्रेजेंस में तब उसकी रेलेवेंस आ जाती है 26 में। अब 27 में आपने देखा कि अगर कोई फैक्ट ऐसा निकल आता है, वो कन्फेस करता है और उस फैक्ट में ऐसा कुछ निकल आता है इस फैक्ट, तो इसीलिए ये चीजें करी जाती है ताकि कोर्ट में इससे कोलोबरेट करके उससे क्या निकाल सकते हैं भाई, उसको सजा दिलाने में हेल्प तो करेगा ही अगर रिकवरी ऑफ वेपन्स अगर मिल गया है तो। अब ऐसे ही उसने सपोज करो वो बॉडी बताई थी कि मैंने इस पर्टिकुलर जो सर काटा था उस सर को इस जगह मैंने फेंका था, अब वहां पे वो सर मिल जाता, तो ये फैक्ट भी क्या हो गया, डिस्कवर्ड हो गया, मिल गया, उस पूरी तरह से स्पष्टता है, उसने जो जगह बताई वहीं पे वो मिल गया। तो उसकी ये जो स्टेटमेंट जो ये है ना, जिससे ये चीज डिस्कवर्ड हो रही है, वो स्टेटमेंट इसकी जो भी थी, जो उसने कन्फेस की थी, वो प्रूव की जा सकेंगी इसके अगेंस्ट, पर ये डिस्कशंस ऑफ कोर्ट होगी यहां पे पूरी तरह से। ये कोर्ट को देखना है कि एक्चुअल में ये जो डिस्टिंक्टली जो वर्ड यूज हुआ है, एज रिलेट डिस्टिंक्टली, जो ये स्पष्टता वाला वर्ड यूज होगा, यहीं पे पूरा गेम होता है, इसी वर्ड से खेलते हैं जज साहब भी और वकील साहब भी, कि ये उसी जगह पे मिली। ये बहुत बहुत बारीक शब्द है, इसको ही समझना है। तो सिंपल सा 27 की बात मैं करूं कि कोई कन्फेशन अगर की गई है पर उसमें कोई ऐसे फैक्ट हैं जो डिस्ट्रिक्टली क्या करते हैं, डिस्कवर्ड हो जाते हैं उस फैक्ट से रिलेटेड। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, जैसे कि बॉडी और बॉडी उसी जगह मिल जाती है, तो ऐसा ये प्रूव हो रहा है, वो स्पष्टता दिख रहा है कि वो उसने फैक्ट कन्फेस करा था, वो फैक्ट की वजह से वो चीज वहां मिल गई है। तो ये जो फैक्ट उसका है उसके अगेंस्ट क्या किया जाएगा, यूज किया जा सकता है, मे बी प्रूव किया जा सकता है। 27 सिर्फ इतनी बात कहता है, वो सारी चीजें मान के चलो, उसने कोई चीज और छुपाई हो, उस पर्टिकुलर उस लड़के का कहीं मोबाइल छुपाया हो, जिसको मारा है उसका मोबाइल वो बताता है कि मैंने यहाँ रखा हुआ है, वो वहां मिल जाता है। जो भी क्राइम से रिलेटेड है वो सारी चीजें अगर वो मिल जाती है, वो फैक्ट डिस्कवर्ड हो जाते हैं, तो वो जितनी भी जो स्टेटमेंट उसने जो दी है, जहां तक वो फैक्ट डिस्कवर्ड हो रहे हैं वहां तक वो प्रूव की जा सकेंगी कोर्ट में उसके अगेंस्ट। यही है 27, इसके अलावा नहीं। तो आप समझे, पुलिस की कस्टडी में दी गई कन्फेशन उसके अगेंस्ट प्रूव भी की जा सकेगी। कंडीशंस कौन कौन सी वो मैंने आपको बता दी। तो सिर्फ ये कहना कि पुलिस को दिए गया बयान कोई रेलिवेंसी ही नहीं रखता, कन्फेशन जो पुलिस को दी गई है उसको कोई रेलिवेंसी ही नहीं रखता, तो ये बिल्कुल गलत होगा। वो रिलाई करता है भाई, इसीलिए कन्फेशन, इसीलिए तो प्रोसिक्यूशन अपने इसमें साथ में लगा देता है कि इसकी कन्फेशन ये है, इसने ये कन्फेस करा है। अगर उसकी जरूरत नहीं तो पुलिस क्यों कन्फेस करा है उसको? जस्ट बिकॉज के 27 में उसके कुछ फैक्ट वो प्रूव किए जा सकते हैं उसके अगेंस्ट, मे भी प्रूव तो किए जा सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको याद रखना है। तो एक जजमेंट है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस भूप सिंह 1977 की जजमेंट है। ये कहती है कि रिकवरी ऑफ क्राइम वेपन्स ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय अक्यूज्ड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ अनदर केस इज आल्सो एडमिसिबल इन वेस्टमिंस्टर। तो मैंने बता दी उस केस से रिलेटेड, अगर उसने जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया था कि ए ने क्या करा, उसको जैसे जैसे काटा और फेंका, अब ये तो इसी केस में इन्वेस्टिगेशन दौरान क्या करा, वेपन की रिकवरी हो गई, तो ये स्टेटमेंट उसके अगेंस्ट प्रूव की जा सकती है। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस भूप सिंह में इन्होंने क्या बताई है, दूसरी बात कि इस केस में ही उसने भाई साहब कोई बात कही थी, ठीक है। अब
उससे पहले का कोई केस चल रहा है और उसने इस केस में बताया कि ऐसे ऐसे करके एक पहले से कोई केस चल रहा है, उसमें उसने कन्फेस नहीं किया था, ये चीज नहीं डिस्क्लोज करी थी, पर इस वाले केस में जैसे इससे पहले इसने किसी और का भी मर्डर किया हो सपोज, पर जो अभी वाला जो केस है जिसमें इस लड़की का मर्डर किया, इसने करा कि भाई साहब ऐसे ऐसे करके मैंने उसको भी एक बार मारा था और उसका वेपन्स मैंने जो था डंडा वो वहां छुपा के रखा था, इस वाले में कन्फेस कर गया। अब अगर वो इन्वेस्टिगेशन ऑफर इसको वहां ले जाता है और वो डंडा रिकवर हो जाता है, तो इसकी जो ये बात जो उसने कही है ना दूसरे केस के लिए, वो भी इसके अगेंस्ट प्रूव की जा सकेगी उस केस के अंदर, कि इसने पर्टिकुलर दूसरे केस के अंदर इस चीज को कन्फेस कर लिया है ना। तो ये जो बताइए मैं स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस भूप सिंह, तो देखो तुम कैसी कैसी मतलब सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, यही तो लॉ की खूबसूरती है पढ़ने की। ना सिर्फ अपने केस में जो कन्फेशन की मैंने, जो आज जो पर्टिकुलर आज एक तारीख में जो केस हुआ है, ना सिर्फ इसमें, जबकि इससे पहले मैंने कोई केस हो रखा था उससे रिलेटेड अगर मैंने इस कन्फेशन में कुछ कह दिया और वो फैक्ट डिस्कवर्ड हो जा रहा है, स्पष्टतया डिस्टिंक्टली जो वर्ड यूज है, अगर वो पूरी तरह से डिस्कवर्ड हो रहा है, तो मेरी इस केस में करी गई कन्फेशन उस केस के लिए भी यूज की जा सकती है, वो फैक्ट उस केस के लिए यूज किया जाए, उसको कोरोबोरेट कराया जा सकता है, किसके लिए, आपको पनिशमेंट दिलाने के लिए। पर ये होल सोल केवल वो नहीं होगा एविडेंस की उसके बिहाफ पे पनिशमेंट दी जाएगी, पर हाँ आपके ऊपर ये तो एलिगेशन आ गया कि रिकवरी ऑफ जो वेपन ऑफ ऑफेंस है वो आपसे हुआ है, इतने तो चीज प्रूव हो गई आपके अगेंस्ट। आपने मर्डर किया या नहीं किया ये मैटर ऑफ ट्रायल है, पर रिकवरी ऑफ वेपन्स तो प्रूव हो गया आपसे, क्योंकि आपने कन्फेस किया और वो रिकवरी ऑफ वेपन्स वहां से मिल भी गया। समझ गया मेरी बात। इसके आगे एक जजमेंट आई विजेंद्र वर्सेस स्टेट 1997, ये भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। इसमें इन्होंने बताया कि स्टेटमेंट रिलेटिंग टू फैक्ट ऑलरेडी डिस्कवर्ड, तो when the dead body has already been recovered by police, the statement of the accused as to where he threw the dead body is not admissible under section 27 of Indian Evidence Act। तो इस जजमेंट जो विजेंद्र वर्सेस स्टेट थी 1997 में सुप्रीम कोर्ट की, इसके अंदर ये बताया भाई साहब कि अब सपोज करो ऐसी सिचुएशन आए, जैसे मैं आपको समझाऊं एक एग्जांपल से, कि पुलिस वाले क्या करते हैं, एक चाकू को क्या करते हैं पहले ही रिकवर कर लेते हैं किसी जगह से। मान के चलो ये ए जगह है, ये ए जगह है, और सपोज करो ये मर्डर प्लेस है, यहाँ पे मर्डर हुआ और ये प्लेस ये किसी घर का ए। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, यहां से चाकू क्या करते हैं रिकवरी कर लेते हैं। अब जो ये चार जो बी बंदा है, बी पे इस जगह पे 3-4 लोगों के मर्डर के ऊपर के एलिगेशंस हैं। अब ये पुलिस वाले यहां से चाकू करते हैं और इस बी से कन्फेस कराते कि ये जो चाकू है ये तूने ऐसा बताया हो कि ये यहां से मिला हुआ है, ठीक है, और तू कन्फेस कर। अब ये आदमी कन्फेस कर लेता है, तो भाई साहब चाकू तो आप पहले ही रिकवरी कर चुके हो ना। अब अगर बाद में इससे कन्फेशन करवा भी रहे हो तो विजेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट यही बताते कि भाई साहब ये जो है एडमिसेबल ही नहीं होगा। ये सेम एग्जांपल जैसे इन्होंने डेड बॉडी का दिया, अब ये बॉडी कहीं और से रिकवर कर लेते और बेशक इसकी स्टेटमेंट करा ले बाद में, अब बॉडी तो तुमने रिकवर पहले ही करा ली ना, ये ऐसी वेपन्स ऑफ क्राइम पहले रिकवर करा लिया, बॉडी आपने रिकवर पहले करा ली, डजंट मैटर इससे आप कुछ भी लिखवाओ, क्या फर्क पड़ता है उससे। भाई इसने तो बताया ही नहीं, कैसे कन्फेशन हो गया उसके अगेंस्ट। अब बॉडी तो पहले ही ले आए और फिर कन्फेस करोगे इसने कन्फेस करा है बॉडी, जबकि बॉडी आप पहले ही रिसीव कर ले रहे हो, पोस्टमार्टम पहले ही भेज दे रहे हो उसको। तो ऐसी सिचुएशंस भी आई तभी तो ये जजमेंट आई, अदरवाइज सिचुएशन यदि ना तो जजमेंट क्यों आए। तो ये यही कहने चाह रहे हैं कि व्हेन द डेड बॉडी हैज ऑलरेडी बीन रिकवर्ड बाय पुलिस, बॉडी ऑलरेडी पहले से रिकवर कर ली गई पुलिस से, द स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज एज टू वेयर ही थ्रू द डेड बॉडी इज नॉट एस्यूमेबल अंडर दी। बॉडी आपको रिकवर पहले ही होगी, अब डजंट मैटर अगर एक्यूज ये कहता कि हमने डेड बॉडी वहां फेंकी थी या वहां फेंकी थी, कहीं फेंकी थी, वो एडमिसेबल ही नहीं होगा। तो ये पॉइंटर आपको दोनों याद रखने हैं। अब प्री के क्वेश्चंस में बार बार नहीं बताऊंगा कहां से बनते हैं, मैंने जो बता रहा हूं आपको प्री के क्वेश्चंस वो यहीं से बनते हैं कि कोई फैक्ट है ऐसा डिस्कवर होकर निकला तो वो फैक्ट क्या कराए जाएंगे, प्रूव किए जा सकते हैं, मे भी प्रूव किए जैसे यहाँ पे बर्ड मान के चलो वो सेल भी प्रूव वर्ड यूज कर सकते हैं, तो सेल ये याद रखना है यहाँ पे क्या है, मे बी प्रूव। मे बी प्रूव का मतलब सिंपल सा होता है डिस्कशन पावर ऑफ कोर्ट, बड़ा सिंपल सा है ये, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट
जो सेक्शंस मैंने 24, 25 और 20, 25, 26, 27, 24 तो पहले वाले इसमें लेक्चर में कर ली थी मैंने। आज 25, 26 और 27 मैंने तीनों कर ली और तीनों स्टोरी से जुड़ी थी। कैसे कि एक पुलिस की ऑफिशियल को दी गई स्टेटमेंट प्रूव नहीं की जा सकेगी, फिर एक पुलिस की कस्टडी में दी गई स्टेटमेंट प्रूव नहीं की जा सकेगी, पर किसी मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में दी जा रही है, वो भी उसकी साक्षात उपस्थिति में दी जा रही है, तो वो उसके अगेंस्ट प्रूव की जा सकेगी। तीसरी बात, इस कन्फेस करा है उसने, पर उसमें जो फैक्ट है उसने ऐसे फैक्ट कहे कि वो फैक्ट रिकवर हो जाते हैं, कहीं उनसे रिलेटेड, मान लो रिकवरी ऑफ वेपन के बारे में फैक्ट कोई कहता है, वो फैक्ट रिकवरी ऑफ वेपन्स कहीं से रिकवर हो जाता है सेम जगह से, तो वो भी उसके अगेंस्ट में भी प्रूव किए जा सकते हैं। ये पूरी स्टोरी क्या थी, एडमिशन से रिलेटेड। तो इसीलिए सॉरी एडमिशन नहीं, कन्फेशन से रिलेटेड। तो इसीलिए जो कन्फेशन पुलिस कराती है वो हमेशा फाइल में चार्जशीट के साथ लगा के भेजती है, इसीलिए। बाकी जनरली आप यही सुनोगे कि कन्फेशन की, तो कन्फेशन की कोई रेलिवेंट ही नहीं होती, क्योंकि हमारी पिक्चरों के अंदर ये दिखा दिया है कि 25 में जो मैंने बताया था एलएलबी जो एलएलबी 2 का था कि कंधे पे 2 स्टार लगा के यूपी पुलिस के, है ना, वो बड़ा फेमस डायलॉग है उसका। तो ये पिक्चरों और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो मैंने 27 तक आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया। अब प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस बने हैं वो मैं बता देता हूं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अ वॉलंटरली कन्फेशन इज एडमिसेबल इन एडमिशन व्हेन मेड। तो ये कह रहे स्वैच्छिक रूप से कोई कन्फेशन करी गई है, संस्कृति की गई है, तो वो एडमिसेबल होगी एविडेंस में। तो व्हेन मेड, जब वो बनाई गई टू अ पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर के सामने मान लो स्वैच्छिक रूप से कोई अगर मान लो कन्फेशन दी दी गई है, तो क्या वो होगी एडमिसेबल? सोचो आप, अभी बताया मैंने, बिल्कुल भी नहीं होगी। टू अ मजिस्ट्रेट हैविंग कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शंस, अगर मजिस्ट्रेट के सामने बनाई गई है तो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन में बनाई गई है, वो कॉम्पिटेंट भी है, जुरिस्डिक्शंस भी है उसके पास, उसकी भी अगर प्रेजेंस में बनाई गई है, बिल्कुल यही तो सही है, उसके अगेंस्ट की जा सकेगी प्रूव ये। टू अ विलेज सरपंच, क्या मतलब है सरपंच के सामने, मान लो जो पुलिस वालों की कस्टडी में हो आप, और पुलिस वालों, सरपंच भी मिल सकता है उनसे। भाई हमारे कन्फेशन को, स्ट्रॉन्ग कन्फेशन किसको माना है, 164 के अंदर जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब कराते हैं, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट के सामने जो कराई जाएगी कन्फेशन, उसकी भाई साहब क्या होगी, वजूद होगा। पुलिस के सामने कराई जाएगी, किसी और के सामने करेगी, उसका वजूद तो नहीं होगा। सिंपल सा ये लॉ कहता है हमारा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी, ठीक है। पहले का आंसर हो गया बी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अ रेलिवेंट कन्फेशन विल बिकम इरेलीवेंट। एक रेलिवेंट जो कन्फेशन है, अब वो कब इरेलीवेंट बन जाएगी, मेड टू अ पुलिस ऑफिसर, अगर वो पुलिस के सामने बनाई जाए तो वो इरेलीवेंट हो जाएगी। मेड अंडर अ प्रॉमिस ऑफ सेक्रेसी व्हेन द अक्यूज वाज ड्रिंक, अक्यूज आर इन कंसिस्टेंस ऑफ अ डिसेप्शन प्रैक्टाइज्ड ऑन द अक्यूज। सोचो आप इसका क्या आंसर होगा, बहुत इजी सा है। अरे अभी तो पढ़ाया मैंने। पुलिस ऑफिसर के सामने अगर कोई रेलिवेंट कन्फेशन भी होगी तब भी वो क्या हो जाएगी, इरेलीवेंट हो जाएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो प्रूव नहीं की जा सकेगी। मैंने यही तो बताया, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कन्फेशन इज इनएडमिसेबल इफ इट इज मेड बाय द अक्यूज। मतलब वो क्या होगी, स्वीकृति नहीं होगी उसकी कन्फेशन की। कब नहीं होगी, जब वो बनाई गई हो टू अ मजिस्ट्रेट व्हाइल ही इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। बताओ मुझे, क्या मजिस्ट्रेट के सामने अगर वो बनाई जा रही है, पुलिस कस्टडी में बेशक हो, तो क्या वो एडमिसिबल नहीं होगी, मतलब इनएडमिसिबल, अस्वीकृत कर दी जाएगी? बिल्कुल नहीं करी जाएगी। टू हिज फ्रेंड व्हाइल इज नॉट इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, वो कोई कन्फेशन फ्रेंड के सामने करता है पर वो पुलिस कस्टडी में नहीं है, तो क्या वो नहीं होगी एडमिसिबल? बिल्कुल होगी एडमिसिबल। टू अ डॉक्टर व्हाइल ही इज इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस, अब आप बताओ, डॉक्टर का तो नाम ही नहीं था, मजिस्ट्रेट का नाम था। मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में अगर करी जा रही है, कस्टडी में अगर अंधा है, तो मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में करी जा रही है तो ही प्रूव की जाएगी उसके अगेंस्ट, अदरवाइज जो सीक्रेट है वो इरेलीवेंट है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, प्रूव नहीं की जा सकी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बाकी
ये डी पढ़ लेना आप, टू स्पेक्चुअल एडवाइजर अंडर दी इंड्यूसमेंट फॉर द गुड ऑफ हिज सोल। हाँ ठीक है, तब भी स्वीकृति होगी उसकी। जनरली कन्फेशन का मतलब क्या है, वॉलंटरली हो, कोई बाध्यता नहीं हो, वो बाय सब कन्फेशन है, उसके अगेंस्ट प्रूव की जा सकती है। एक सिंपल सा तो लॉजिक है। मजिस्ट्रेट के सामने जब जो दी जा रही है उसका मतलब यही है ना कि कोई वह नहीं है, सब उससे फ्री होकर आदमी वॉलंटरली दे रहा है ना। किसी फ्रेंड के आगे अपने अगर वो बना रहा है पुलिस कस्टडी में, नहीं तो वॉलंटरली तो बताएगा कोई चीज कि यार ऐसे ऐसे मैं था, यार आज ऐसे ऐसे हो गया मेरे से। तो इसमें किस चीज का दबाव है उसके ऊपर? तो इसका आंसर हो गया सी। डॉक्टर के सामने अगर देगा वो पुलिस कस्टडी में है तो भाई साहब वो कन्फेशन प्रूव नहीं की जा सकेगी, क्योंकि हमने 26 बहुत अच्छे से पढ़ा है आपको, तो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कन्फेशन बिफोर दी पुलिस, कोई कन्फेशन पुलिस के सामने की जा सकी तो वो क्या होगी? विल बी प्रूव, क्या प्रूव की जा सकेगी उसे? विल नॉट बी प्रूव, क्या उसे प्रूव नहीं किया जा सकेगा? विल बी कंसिडर्ड कन्फेशन, एज अ कन्फेशन कंसिडर किया जाएगा। विल नॉट बी कंसिडर कन्फेशन, एज अ कन्फेशन कंसिडर नहीं किया जा सकेगा। अरे इसका सिंपल सा है, बिफोर दी पुलिस, कस्टडी वाली बात नहीं हो रही है। 25 पे पहुंच जाओ, सेक्शन 25 क्या बात कर रहे हैं? पुलिस ऑफिसर के सामने वो क्या करा जाएगी? विल नॉट बी प्रूव्ड। उसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं थे कि मजिस्ट्रेट के सामने या उनके, भाई वो तो अभी अरेस्ट ही नहीं है, कस्टडी में ही नहीं है। तो अब अगर पुलिस ऑफिसर के सामने उसकी करे तो भाई कोई भाई साहब उसकी रेलिवेंसी नहीं है, एडमिशेबल ही नहीं होगी वो कन्फेशन। तो ये तो थे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो आए हैं। बहुत 3 सेक्शंस के अंदर ही देख लो आप, इतने क्वेश्चंस आए और बहुत सारे क्वेश्चंस और भी आए हुए हैं। तो ये 25, 26, 27 तो ये मान के चलिए आप, एविडेंस एक्ट का कुछ जो सेक्शंस होती है ना वो एग्जामिनर की फेवरेट होती हैं, है ना। जैसे कोई सब्जी आपको बहुत अच्छी लगे तो आप वही बार बार बनवाएंगे, वही ऐसे एग्जामिनर को ये क्वेश्चन इससे बड़ा अच्छे लगते हैं। 26, 27, 28, 25, 26, 24 ये जो कन्फेशन वाला चैप्टर है इससे बड़ा क्वेश्चन बनाते हैं एग्जामिनर फ्री में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो, जैसा कि हम कल भी मैंने अपने लेक्चर के अंदर मेंस आंसर राइटिंग करी थी, सेम आज भी मैं आपको एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। व्हाट इज अ फैक्ट इन इशू? फैक्ट इन इशू क्या है? और हिंदी के लिए मैं बता दूं कि विवादक तथ्य क्या है। वेदर इट इज रेलिवेंट फैक्ट, क्या ये सुसंगत तथ्य है? एक्सप्लेन, ठीक, दी सर्कमस्टांसेस, उन स्थितियों का वर्णन कीजिए। व्हेन द कंडक्ट ऑफ अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग बिकम रेलिवेंट, जब पार्टी का कंडक्ट है वो क्या हो जाता है? रेलिवेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन यही है कि फैक्ट इन इशू क्या है? फैक्ट इन इशू रेलिवेंट फैक्ट है, उस स्थिति का वर्णन करो जब पार्टी जो है उसका कंडक्ट क्या हो जाएगा? रेलिवेंट बन जाता है। तो सबसे पहले क्या हम करेंगे, इसमें इंट्रोडक्शन लिखेंगे। क्या मैंने इंट्रोडक्शन इसका लिख दिया? कंडक्ट फाइंड अ वेरी स्पेसिफिक रेफरेंस इन द इंडियन एविडेंस एक्ट, thus it is very necessary to understand and stabilize the relevancy and difference between them. Many criminal cases depend on circumstantial evidence, and when the evidence is not clear, hence section 8 of the Indian Evidence Act 1872 deal with these terms, and therefore this section plays a very important role in those cases where evidence is not clear and direct conduct are very essential to prove the mens rea of a guilty mind in a criminal case. तो आपको इस सेक्शन की जहां पे ये एक्सप्लेन दी सर्कमस्टांसेस वाली जो चीजें हो ना, वर्णन करने की बात होगी, तो सबसे पहले आपको क्या करना? इंट्रोडक्शन लिख देना उस चीज का जिस चीज के बारे में ये पूछना चाह रहे हैं। क्वेश्चन को पहले समझो फिर आंसर लिखो। तो पहले मैंने ये कर दी, अब मैं क्या करूंगा इसके आगे? फैक्ट क्या होता है, फैक्ट इन इशू क्या होता है, मैंने फैक्ट इन इशू बता दिया डायरेक्ट से। व्हाट इज फैक्ट इन इशू? तो फैक्ट इन इशू मैंने बताया ही था आपको कि फैक्ट इन इशू क्या होता है। ऑलरेडी राइट और लायबिलिटी के लिए एग्जिस्टेंस दिखा रहा हो, उसकी नॉन एग्जिस्टेंस दिखा रहा हो, नेचर उसका दिखाता हो, एक्सटेंट दिखाता हो, राइट एंड लायबिलिटीज की, यही तो फैक्ट इन इशू है। सिंपल भाषा मैंने आपको बड़ा सिंपल सा आपको समझाया हुआ था कि वो जनरल अगर एक लैंग्वेज में बात करें कि वो सारे फैक्ट जिनके ऊपर कोई इशू, वो फैक्ट इन इशू है। अब जैसे एक प्रॉपर्टी ए का ये मेरी, बी ए का मेरी है, तो दोनों किसके लिए लड़ रहे हैं? राइट के लिए लड़ रहे हैं। तो ये क्या हो गया? फैक्ट इन इशू हो गया। ऐसे ही एक कहे कि भाई तेरे को 1000 रुपए मेरे को देनी है, तेरी लायबिलिटी बनती है, दूसरा कह रहा है कि मैंने नहीं देनी है, तो क्या हो रही है? लायबिलिटी के लिए लड़ाई हो रही है। तो ये भी फैक्ट एंड इशू है। इलस्ट्रेशन से जैसे समझ लेते हैं, ए इज एक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ बी। अब ए क्या है? एक्यूज है,
बी ए क्या है, अपराधी है बी के मर्डर का, ठीक है। उसके ऊपर ये भाई साहब एलिगेशन है कि उसने बी का मर्डर किया है। एट दिस स्टेज द फॉलोइंग फैक्ट मे बी इन इशू। तो इस स्टेज पे क्या क्या जो फैक्ट है वो इशू में हो जाएंगे, कौन कौन से, जैसे दैट ए कॉज बी डेथ, कि ए की वजह से बी की डेथ हुई है, ये फैक्ट एन इशू है क्या, ए की वजह से वजह से बी की डेथ हुई है। अब दूसरा फैक्ट इशू हो सकता है कि द ए इंटेंड टू कॉज बी डेथ, क्या ए ने जो डेथ बी की करी है, जो ए ने बी को मारा है, जो उसने बी के मारने के पीछे जो कारण है, क्या वो आशय था, उसकी इंटेंशन थी। अब तीसरी बात फैक्ट इशू ये भी हो सकता है कि जो भाई साहब ए ने बी को मारा है, क्या उस टाइम पे उसको सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन मिला था क्या, है ना, उसको करने के लिए। सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन क्या होता है कि तू मार के दिखा, उसको गाली दे दी कोई गंदी सी, तू मार के दिखा फिर बताता हूं तुझे, तू करके दिखा फिर तेरी ऐसी कर दूंगा। तो ये क्या उसको प्रोवोक कर रहे हैं कि भाई तू मार तू मार तू मार। अब भाई कोई गुस्से में आदमी आया, उसने मार दिया, कोई डंडा डंडा उठा के उसका सर फट गया, वो बंदा मर गया। तो ये भी तो फैक्ट एन इशू है। इसका नेक्स्ट ये भी है कि भाई साहब उसने मारा, क्या वो अनसाउंड माइंड था, या उसको नॉलेज ही नहीं थी इस चीज की, भाई मैं इसको डंडा मारूंगा तो ये मर जाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये भी फैक्ट एन इशू है। तो मैंने यही बताया कि फैक्ट एन इशू वो क्या है, जो उसकी एग्जिस्टेंस दिखाते हो किसी राइट की, नॉन एग्जिस्टेंस दिखाता हो, भाई एक एग्जिस्टेंस दिखाएगा, एक नॉन एग्जिस्टेंस दिखाएगा, ऐसी लायबिलिटी की एग्जिस्टेंस दिखाएगा, नॉन एग्जिस्टेंस दिखाएगा, ऐसे ही राइट का नेचर दिखाएगा और एक लायबिलिटी का नेचर दिखाएगा। फैक्ट एन इशू यही है। फैक्ट एन इशू की डेफिनेशन दे दी, ये पूछा था व्हाट इज फैक्ट एन इशू, फिर मैंने ये बता दिया कि भाई साहब कंडक्ट क्या होता है, सेक्शन 8 डिफाइन कर दी। एज पर सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन इन्वेस्टमेंट एक्ट, अ मोटिव विथ which the person commit a certain crime or the interpretation which he makes toward the commission of the act is a relevant fact. The question of motives as well as preparation is very important in case। तो मैंने इसके अंदर क्या बना दिया, सेक्शन 8 का थोड़ा इंट्रो कर दिया। अब उसके बाद मैंने बता दी सेक्शन 8 होती क्या है। नाउ लेट अस सी व्हाट सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन इन्वेस्टमेंट एक्ट से। अ फैक्ट इज रेलिवेंट विच शो और कंस्टिट्यूट, क्या दिखाता, कंस्टिट्यूट करता है मोटिव, प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट एंड इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट। तो किसी भी फैक्ट और फैक्ट एंड इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट के लिए क्या दिखाता है, वो मोटिव दिखाता हो, प्रिपरेशन दिखाता हो। तो द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी, तो किसी भी पार्टी का कंडक्ट, किसी भी पार्टी का, चाहे वो पिटिशनर हो चाहे डिफेंडेंट हो, और ऑफ एनी एजेंट टू एनी पार्टी, या उन पार्टी के डिफेंडेंट का कोई एजेंट हो, डिफेंडेंट के बिहाफ पे कोई एजेंट पेश हो रहा हो, या प्लेंटिफ के बिहाफ पे कोई एजेंट हो रहा हो, उनका कंडक्ट टू एनी शूट और प्रोसीडिंग्स, कोई सूट के अंदर हो या किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर हो, रेफरेंस टू दी सच शूट और प्रोसीडिंग्स और इन रेफरेंस टू एनी फैक्ट एंड इशू देयर इन relevant there to end the conduct of any person and offense against whom is the subject of any proceeding is relevant if such conduct influence or influenced by any fact in issue। तो भाई उनका जो कंडक्ट है वो तो इन्फ्लुएंस हो रहा है, या फिर किसी ऐसी वजह से, किसी दूसरे एक्शंस की वजह से वो क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो वो चीजें क्या हो जाएंगी, सेक्शंस के अंदर क्या हो जाएंगी, रेलिवेंट हो जाएंगी। उसका कंडक्ट क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा फैक्ट एंड इशू के लिए और रेलिवेंट फैक्ट के लिए। तो ये ऑलरेडी मैं सेक्शंस आपको 8 पढ़ा चुका हूं बहुत अच्छे से। तो अभी तो हम मेंस आंसर राइटिंग की बात कर रहे हैं कि आंसर्स को लिखना कैसे है आपको। अब ये सेक्शन 8 की एक्सप्लेनेशन है, illustrations है, जो A sues a person B upon a bond for payment of money and B deny the making of the bond so that the fact that at the time when the bond was alleged to be made we require money for a particular purpose is very relevant in the case। तो ये क्या उसका कंडक्ट तो शो कर रहा है। फिर मैंने थोड़ा सा क्या करा, कंडक्ट के बारे में पूछा तो कंडक्ट के बारे में लिख दिया। कंडक्ट मीन द मैनर इन विच अ पर्सन बिहेव स्पेशली इन अ पर्टिकुलर प्लेस और सिचुएशंस। बिहेव ही तो होगा उसका, क्या होगा उसका कंडक्ट, स्टेट ऑफ माइंड हो सकता है, स्टेट ऑफ पोजीशन हो सकती है उसकी। बट हियर द कंडक्ट मीन्स स्पेशली द एक्सटर्नल बिहेवियर of the person। The conduct of a person involved in crime becomes relevant if the conduct is related to the incident। तो ये मैंने कंडक्ट के बारे में बता दिया। अब इसके बाद क्या बता दिया, कुछ केस लॉज बता दिए इससे कंडक्ट से रिलेटेड, जैसे एम मलखानी स्टेट ऑफ वर्सेस एम मलखानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। द रिकॉर्डेड टेलीफोन कन्वर्सेशन ओवर द सिटिंग ऑफ द ब्राइब मनी वाज हेल्ड टू बी एविडेंस ऑफ कंडक्ट।
Therefore, the absconding of an accused is relevant, है ना। ऐसी नगीसा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, एक ये जजमेंट में जो हेल्ड हुआ था, पर्टिकुलर उसकी क्लिप ले लो आप, जो आपके लिए रेलिवेंट हो, उतनी लिखनी। पूरी जजमेंट लिखने बैठोगे आपके पास टाइम ही नहीं होगा इतना लिखने का, आपको टाइम भी मैनेज करना है। एक पर्टिकुलर जो टाइम है, आपको उसी टाइम के अंदर, जो स्पेसिफिक टाइम दिया गया उसी अंदर आपको सारी चीजें जो क्वेश्चन में पूछी गई वो इंग्रेडिएंट पूरे फिल करने और एक सीक्वेंस में फिल करने हैं, है ना। तो ये मेंस आंसर राइटिंग थी, ठीक है। इसके बाद मैंने लास्ट में उसका कंक्लूजन लिख दिया। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट द कंडक्ट्स आर एसेंशियल टू प्रूव अ मेंस एरिया ऑफ अ गिल्टी माइंड इन अ क्राइम। एक एसेंशियल तो इंग्रेडिएंट है ही ना मेंस एरिया को प्रूव करने के लिए, किसी इंटेंशन को प्रूव करने का, कि उसके पीछे उसकी इंटेंशन क्या रही थी, उसको प्रूव करने का एक एसेंशियल एलिमेंट तो है ये, और क्या है। तो लास्ट में आपने कंक्लूजन लिख लिया, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। तो आपको हर पहले क्वेश्चंस को समझना है बहुत अच्छे से, फिर उसको लिखना है। हालांकि मैं रोज एक मेंस आंसर राइटिंग आपको कराऊंगा, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उनको लेके कराता रहूंगा, और अपनी तरफ से भी जो क्वेश्चंस बनाऊंगा मैं बाद में वो भी आपको कराता रहूंगा एक एक करके। तो आपको ऐसे ही पढ़ना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। और बाकी अगर इसकी पीडीएफ आपकी चाहिए तो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल। इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे लीगल गाइड 360 टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जहां से जाके आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इससे आगे की सेक्शंस हम कल पढ़ेंगे। मैंने आपको मेंस आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो भी बता दिया, प्री का जो कॉन्सेप्ट था वो भी बता दिया आपको। बाकी एक जाते जाते आपको एक जजमेंट और सुना देता हूं। इस जजमेंट का नाम है अंगोनो नंगेसिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसके अंदर स्टोरी बड़ा दिलचस्प है, आप थोड़ा ध्यान से सुनना। इसके अंदर हुआ क्या मैं आपको बताता हूं, इनके कंक्लूजन के साथ ही बता देता हूं। मैं एक्चुअल में इस जजमेंट को कोड करना भूल गया। इस जजमेंट के अंदर है क्या स्टोरी, कि एक व्यक्ति है, वो 4 पर्सन्स का ए है, वो चार ए है जो BCDE का मर्डर कर देता है, और जाके खुद ही पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को सूचना देता है कि सर ऐसी ऐसी बात है, मैंने ऐसे ऐसे करके इन व्यक्तियों का मर्डर कर दिया है, और जो वेपन है, जो क्राइम वेपन है, उसको मैंने इस जगह पे गाड़ दिया है, और उनकी बॉडी है वो उनको मैंने पर्टिकुलर ABCD प्लेस पे छुपा दिया है। तो इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, उसको अरेस्ट करते हैं। अरेस्ट करके फिर उसको ले जाते हैं, भाई उसकी इंफॉर्मेशन पे FIR काटते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको कन्विक्ट कर देती है, फिर वो हाई कोर्ट जाता है कि भाई जो मैंने ये जो बात बताई है आपको एज अ कन्फेशन बताई है, और कन्फेशन मेरे अगेंस्ट कैसे प्रूफ, और कोई तो एविडेंस है नहीं उसका, ना कोई आई विटनेस है, मैं ही नहीं आपको बताई, इसके अलावा कोई प्रूफ नहीं है। तो उसने भाई साहब ये बताई ये चीज कि आप मेरे अगेंस्ट कैसे प्रूव कर लोगे, किसी मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में भी मेरी वो नहीं हुई है कि भाई साहब मेरे अगेंस्ट प्रूव कर लो, कोई कोरोनल मजिस्ट्रेट भी नहीं था, मैंने खुद मारा, मैं आपको खुद बता रहा हूं। तो ये तो 25 के अंदर क्या हो गया, आपने अरेस्ट तो करा नहीं था तब, तो अरेस्ट से पहले क्या होगी 24 हो गई अप्लाई, तो सॉरी अरेस्ट से पहले 25 आ गई, कन्फेशन बिफोर पुलिस ऑफिशियल। तो मैंने जो सारी चीजें बताई आपको वो उस टाइम बताई जब मैं अरेस्ट नहीं था। बहुत अच्छी बात। अब हाईकोर्ट ने नहीं वाला, बोला नहीं एक्सेप्शंस नहीं है और आपको पनिश करेंगे। हाईकोर्ट ने भी दे दिया, आप वो चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई साहब बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, कन्फेशन जो तुमने दी है ना पुलिस के अगेंस्ट, वो आपके अगेंस्ट प्रूव नहीं करी जाए, ये बिल्कुल बात सही है। पर 27 जो है वो कहता है कि कुछ इंफॉर्मेशन जो कन्फेशन के दौरान रिसीव हुई है कि उससे वो उसके अगेंस्ट यूज करी जा सकती है, अगर जो उसने वो फैक्ट जो बताए हैं अगर वो डिस्कवर्ड हो जाते हैं। तो आपने बताया कि भाई साहब ये जो वेपन है वो यहाँ पे छुपाया हुआ है, मैंने वो वेपन वहां से मिल भी गया। फिर आपने बताया कि मैंने ये बॉडी यहाँ छुपाई हुई है, वो बॉडी भी वहां से मिल गई। तो ये जो चीज है ना, ये तो आपके अगेंस्ट यूज की जा सकती है। तो अब ये जो हमारे ये व्यक्ति थे
जो थाने में गए थे इंफॉर्मेशन देने, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को फिर बोला पलट के कि सर अब 27 मेरा केस कैसे यूज कर सकते हो। 27 जो बात करता है वो किसकी बात करता है, तो जब कस्टडी में हो कोई व्यक्ति तब उसने कन्फेशन करी हो, पर मैं तो कस्टडी में था ही नहीं, मैं तो जब गया हूं मेरी इंफॉर्मेशन देने के बाद तो पुलिस ने एफआईआर लॉन्च करी, तो उसी के बिहाफ पे स्टोरी पे तो मेरी कन्फेशन ले ली इन्होंने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बात तो ये सही कह रहा है, यहां बड़ी तो यूज कस्टडी हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको और एक्सप्लेन किया और बताया कि आपने जो कन्फेशन दी पुलिस को 25 में वो आपके अगेंस्ट एडमिसिबल नहीं है, पर उसके बाद एफआईआर हो गई और उसके बाद पुलिस ने क्या करा, आपको कस्टडी में ले लिया। अब उसके बाद पुलिस ने आपसे जो भी चीज पूछी कि ये कहाँ है और आप गए बताने उनको, उस टाइम तो आप कस्टडी में थे भाई, पुलिस लेके गई आपको तुरंत कि कहाँ है चाकू, कहाँ है डंडा जिससे तुमने मारा है, कहाँ बॉडी है। आपने पूरी जगह पॉइंट आउट कराई कि सर ये जगह पे मैंने इस आदमी को गाड़ा है, बी को इस जगह पे सी को गाड़ा है, इधर डी को गाड़ा, इधर ई को गाड़ा, इधर जिस बी को जिस चाकू से मारा था वो चाकू यहाँ है, डंडे से सी को जहां मारा था वो डंडा यहाँ है। वो सारी चीजें जो आपने कराई ना वो सर 27 में आपके अगेंस्ट यूज की जा सके, क्योंकि तब वो पर्टिकुलर उस टाइम के लिए आप कस्टडी में आ गए थे। तो भाई ये व्यक्ति था, ये तो फंस गया। पर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें और एक दिया एक एक्सप्लेनेशंस और ये कहा कि जो रिकवरी ऑफ वेपन्स है, बॉडियों का मिलना, इनसे ये प्रूव नहीं होता है कि मर्डर तुमने ही किया है। इनसे ये तो प्रूव हो रहा है कि रिकवरी ऑफ वेपन्स आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, आपसे रिसीव हो रहा है, बॉडी आप बता रहे हो तो आइडेंटिफाई हो रही, पर इससे ये नहीं प्रूव हो रहा कि मर्डर आप नहीं कर रहा, क्योंकि कोई और इसमें एविडेंस है नहीं, आई विटनेस कोई है नहीं जिससे प्रूव होता हो कि आपने मर्डर किए। तो मर्डर के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरी कर दिया, कि और सेक्शंस में जो रिकवरी ऑफ वेपन्स के लिए सेक्शंस हैं उन सेक्शंस के अंदर इस व्यक्ति को पनिशमेंट दे दी। तो ये था अग्नो निगोशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1965 का सुप्रीम कोर्ट का केस है, बहुत अच्छा केस है। इसको जब भी 25, 26, 27 सेक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे कन्फेशन से, आप इसकी आंसर राइटिंग करके आए, आपका आंसर बहुत अच्छा बनेगा। थैंक यू सो मच आज के लिए। वैसे भी काफी टाइम हो गया, ये क्लास लंबी हो गई है, तो थैंक यू। पीडीएफ के लिए आप जाके सीधा मेरे लीगल गाइड 360 का जो मैंने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है एक टेलीग्राम चैनल के अंदर, उस पे जाके आप इजिली डाउनलोड कर सकते हो और इजिली वहां से पढ़ सकते हो जो भी मैंने आपको बताया है। मिलते हैं कल एक नए अध्याय के साथ। कन्फेशन की आगे की सेक्शन जो है 28, 29, 30 उनको करेंगे। आज की स्टोरी जो थी वो 27 तक की थी जो मैंने कवर कर ली है। थैंक यू सो मच।